स्वागत है। तो आज मैं आपको स्टीम डेक के बारे में अपना सामान्य विचार देना चाहता था, जैसा कि मैंने हाल ही में किया था। इसे उठाओ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसका लिमिटेड एडिशन उठाया है जो हाल ही में आया है। ये कैसा था? नवंबर के अंत में कुछ ऐसा। तो हाँ, ये लिमिटेड एडिशन था जो आया। मुझे लगता है कि ये नवंबर का था। क्या था, 26 या 19, नहीं जो भी हो, लेकिन ये कुछ हफ्ते पहले था। मुझे लगता है कि 2 हफ्ते से थोड़ा कम। अब मैंने इसे लगभग 2 हफ्तों से इस्तेमाल किया है, मूल रूप से जब से यह आया है। इसमें विज्ञापित समय से थोड़ा अधिक समय लगा, क्योंकि वे कह रहे थे कि 3 से 5 दिन में आएगा। मुझे लगता है कि इसे वास्तव में आने में 8 दिन लगे। तो यह ज़रूरी नहीं था कि सबसे तेज़ शिपिंग हो, लेकिन किसी भी मामले में यह यहाँ सुरक्षित आया, कोई समस्या नहीं हुई, और तब से मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ। अब मैं ये बताना चाहता हूँ इस डिवाइस की कीमत क्या है। लगभग $600 और लगभग 50 अमेरिकी डॉलर। लगभग वास्तव में मैं जिस स्थान से हूँ 3099 PLN देता हूँ। अब मैं इस कीमत का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि इस कीमत पर डिवाइस सच कहूँ तो महंगा है। और जब बात चलती है गेमिंग की, जब आप चलते फिरते हैं, इस कीमत पर आप मूल रूप से लैपटॉप ले सकते हैं जिसमें एक डेडिकेटेड GPU हो, और आपको यहाँ जो अनुभव मिलेगा उससे बेहतर अनुभव होगा। अब मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि आपके पास OLED डिस्प्ले नहीं हो सकता, लेकिन इस पर भी निर्भर करता है कि आप किस तरह का लैपटॉप चुनते हैं। तो उदाहरण के लिए मैं इस कीमत पर कुछ ले सकता हूँ, जैसे कि Zephyrus G14 जो कुछ साल पुराना है, लेकिन ये अभी भी इससे बेहतर प्रदर्शन करेगा। और मैं इस बारे में इस तरह से बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसे एक अलग कारण से लिया। शायद शक्ति नहीं है ना, कम से कम मेरे लिए यह अपेक्षित था कि यह डिवाइस एक लैपटॉप की तरह अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगा जिसमें डेडिकेटेड GPU हो और सामान्यतः बेहतर स्पेसिफिकेशन हो। ये मेरी मंशा नहीं थी। ये मूल रूप से लापरवाही से एक बिस्तर में खेलने से पहले मैं सोने के लिए या एक ले जा रहा है इरादा था। अपने सिंहासन पर बैठा हूँ, तो हाँ, यही मैं ढूंढ रहा था, लेकिन मैं एक अपेक्षाकृत ठीक फ्रेम रेट पाने की भी तलाश कर रहा था। मैं कम से कम 60 फ्रेम्स की तलाश कर रहा था, और इसके लिए जाहिर है मैंने उम्मीद की थी कि मुझे वास्तव में किसी भी तरह की गुणवत्ता का बलिदान देना पड़ेगा ताकि मैं उस फ्रेम रेट को हासिल कर सकूं। लेकिन जो बात सामने आई है वह यह है कि कोई भी बलिदान मुझे स्थिरता नहीं देता। मैं जिन ज़्यादातर खेलों को आजमाना चाहता था उनमें 60 फ्रेम्स और कुछ खेल सच में मैं कहूँगा खेलने लायक नहीं हैं, कम से कम मेरे लिए। एक खेल जिसे मैंने हाल ही में खेला है वह ऐसा खेल है जो किसी कारणवश स्टीम में दिखाई नहीं देना चाहता। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं इसे खोज सकता हूँ क्योंकि ये मेरे पास है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेट्रो लाइब्रेरी में है। यह भी इंस्टॉल है, लेकिन किसी कारणवश ये बस दिखाई नहीं देता। और ये सबसे हाल ही में खेला गया खेल है, या दूसरे सबसे हाल ही में खेला गया खेल। लेकिन किसी भी मामले में मेट्रो उन खेलों में से एक है, तो ये ठीक चलता है। मैं सच में नहीं कह सकता कि यह बहुत अच्छा चलता है, लेकिन जब वास्तव में अधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों की बात आती है जहां दृश्य में अधिक जटिलता होती है, तो खेल 60 फ्रेम्स से 20 पर चला जाता है, और ये पहले से ही सबसे निचले सेटिंग पे चल रहा है। अब एक चीज़ जिसे मैं यहाँ बलिदान नहीं देना चाहता वह है रिजोल्यूशन। यहाँ रिजोल्यूशन करने से मुझे कुछ प्रदर्शन, लेकिन 1280 बाय 800 से 800 बाय 600 पर जाने पर यह बस तेल चित्र बन जाता है। जब मुझे 20 से 30 मिल रहे हैं तो 20 फ्रेम्स से जाने पर अब मुझे मिल रहे हैं। यह अभी भी एक भयानक अनुभव है और खेल अब बेकार लग रहा है। इसलिए यह कुछ ऐसा है जिसे मैं खेलने के दौरान बलिदान नहीं देना चाहता। और यहाँ जो 1200 बाय 800 रिज़ोल्यूशन है वह उच्च रिज़ोल्यूशन नहीं है, यह इससे बहुत दूर है, और मुझे लगता है कि चित्र पहले से ही थोड़े नरम हैं। मैं इसे और तेज़ पसंद करूँगा तो बस खेलों पर स्टॉक प्रकार का रिज़ोल्यूशन। यहाँ पहले से ही वह वास्तव में सबसे निचला सेटिंग है जिसे मैं सच में खेलना चाहूँगा, और इसे और नीचे लाने से अनुभव काफ़ी हद तक ख़राब हो जाता है, ये कहना होगा। अब ये कहते हुए समझता हूँ कि इस डिवाइस के लिए एक समूह होगा जो इसे पसंद करेगा, और हार्डवेयर खुद, जैसे कि निर्माण गुणवत्ता और सभी चीज़ें, और डिवाइस के साथ अनुभव शानदार है। यह एक बेहतरीन अनुभव है।
ये आपको एक कंसोल जैसा अद्भुत अनुभव देता है। आप इसे उठाते हैं, पावर ऑन करते हैं, बूम, आप वहीं से शुरू करते हैं जहां आपने खेलना छोड़ा था, जो भी आप खेल रहे थे, और ये पूरी तरह से बिना किसी दर्द के है। ये आश्चर्यजनक कि ये कितनी अच्छी तरह काम करता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, बटन और जॉयस्टिक्स के मामले में मुझे जो चीज़ बहुत अजीब लगती है, जो एक सकारात्मक बात है, वह यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि इन जॉयस्टिक्स का उपयोग करते समय मैं उसी खेल में समान सेटिंग्स के साथ रॉग एलाई की तुलना में अधिक सटीक हूँ। मुझे नहीं पता कि ये क्या है, क्या अंतर है, लेकिन यहाँ पर यह बस बेहतर लगता है। और शायद सिर्फ एक प्लेसबो हो सकता है, शायद मैंने इसे रॉग एलाई की तुलना में थोड़ा अधिक समय तक इस्तेमाल किया है, यही वजह है। लेकिन जो भी है, यहाँ पे ये मुझे बेहतर लगता है। बटन और ट्रिगर्स यहाँ बहुत अच्छे लगते हैं। उदाहरण के लिए एसुस जो पेश करता है उससे बेहतर मेरे विचार में, भले ही यह मुख्य रूप से LI-X के बारे में बात कर रहा हो, क्योंकि यह वह बेहतर संस्करण है जिसके साथ मैं भी खेल रहा हूँ। यहाँ एक और शानदार चीज़ है, वो है ट्रैक पैड। ये सच में शानदार हैं। वास्तव में ये सबसे अच्छे ट्रैक पैड हैं जो मेरे पास किसी भी तरह के हैंडहेल्ड डिवाइस पर हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से अब तक कई चीज़ों का परीक्षण किया है और मैंने उनमें से कई का परीक्षण किया है, यहाँ तक कि उदाहरण के लिए ज़ोटैक ज़ोन जैसी चीज़ें भी शामिल हैं, जिसका अमेरिका में किसी कारण से ऐसा लगता है कि इसे बेचा नहीं जा रहा है। तो अगर आप YouTube पर भी देखें तो लगभग कोई समीक्षाएं नहीं हैं। ईमानदारी से कहूँ तो ये एक बेकार कंसोल है। इसमें एक अच्छा प्रोसेसर और एक अच्छा डिस्प्ले है, लेकिन गुणवत्ता नियंत्रण के मामले में बाकी सब कुछ भयानक है और मैं कभी भी आपको इसे लेने की सिफारिश नहीं करूँगा। लेकिन किसी भी मामले में यहाँ वापस आते हुए गुणवत्ता बेहतरीन है, जहाँ पे कंसोल मेरे लिए प्रदर्शन में कमी करता है। यहाँ का प्रोसेसर सबसे अच्छा नहीं है और यही इस डिवाइस की सबसे बड़ी समस्या कमी होने वाली है। यह है, वे एक अपेक्षाकृत महंगा डिवाइस पेश कर रहे हैं, क्योंकि चलिए ईमानदार रहें, $600 और कुछ डॉलर सस्ता डिवाइस नहीं है। जैसे मूल रूप से एक कंप्यूटर है, सामान्य कंप्यूटर की कीमत, और हम एक सेमी ठीक लैपटॉप के बारे में बात कर रहे हैं उदाहरण के लिए। तो यह सस्ता नहीं है, लेकिन मेरे विचार में यह पर्याप्त प्रदर्शन नहीं देता है जिसे उचित ठहराया जा सके। और मेरे लिए यह सफ़ेद संस्करण ऐसा लगता है जैसे स्टीम अपने डिवाइस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, बस इसे एक अलग तरह के पेंट कोट पर डालकर, ताकि वे अपने पास के अतिरिक्त स्टॉक को ख़त्म कर सकें। और ये ऐसा लगता है जैसे ये जीवन का अंत है तरह का उत्पाद, जहाँ वे बस इसे भेजने की कोशिश कर रहे हैं इससे पहले कि वे इसे डेकार्ड जैसे किसी चीज़ से बदल दें, या शायद कुछ और। खैर, डेकार्ड अधिकतर VR के लिए होगा, लेकिन कुछ अन्य हैंडहेल्ड डिवाइस होंगे जो शायद कुछ नए प्रोसेसर का उपयोग करेंगे, जैसे कि Z2 एक्सट्रीम जो जल्द ही रिलीज़ होने वाला है। और सामान्यतः जिस चीज़ के लिए मैं इस डिवाइस को चाहता था वह वास्तव में खड़ी नहीं हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि उदाहरण के लिए इंडी गेम्स के लिए अनुकरण के लिए, जैसे बारिश का खतरा, थोड़े से खतरे के साथ बहुत ही शानदार ढंग से चलता है। कभी कभी ये फ्रेम ड्रॉप करेगा, ये उतना स्मूथ नहीं होगा, लेकिन % समय या लगभग 90% समय ये वास्तव में बिना किसी समस्या के बहुत अच्छी तरह से चलता है। ये 60 या 80 फ्रेम्स पे है, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये स्मूथ है और वास्तव में रुकता नहीं है। मैंने यहाँ HD सीरीज़ 2, मास इफेक्ट और कई अन्य गेम्स जैसे चीज़ें आजमाई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, और उनमें से एक अच्छी संख्या ठीक से चलती है। तो उदाहरण के लिए टूम रेडर ठीक से चलता है, डेड सोल्स ज़ाहिर तौर पर ठीक से चलता है, लेकिन जैसा कि आप शायद देख सकते हैं, इनमें से कुछ गेम्स, लगभग आधे गेम्स ऐसे हैं जो 5 साल पुराने या उससे पुराने हैं, तो जाहिर है ठीक से चलेंगे। शिकार, अवशेष, विलक्षणता बहुत पुरानी है। टॉम रेडर भी काफ़ी पुराना है। हेड्स एक इंडी गेम है। बहुत पुराना, जैसे बहुत पुराना गेम, बहुत पुराना गेम। ये मेरे लिए सच में एक आश्चर्य था कि ये कितनी अच्छी तरह चला, ये देखते हुए कि जब बैटमैन रिलीज़ हुआ था तो प्रदर्शन के मामले में ये थोड़ा गड़बड़ था। ये चलता है, यह 60 फ्रेम पर नहीं चलता, लेकिन यह इस डिवाइस पर लगभग 40 फ्रेम के आसपास स्थिरता से चलता है, और ये मेरे लिए सच में आश्चर्यजनक था क्योंकि इसका प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर था। इंसेक्ट स्टॉकर सच में बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन ये उन सबसे पुराने गेम्स में से एक है जो मुझे लगता है कि मेरे लाइब्रेरी में है, ये जो आप यहाँ देख सकते हैं। डेड स्पेस वह गेम था जिसने इसे बहुत सारी समस्याएं दी। यह ख़राब दिखता है निचले सेटिंग्स पर और फ्रेम्स को बहुत अच्छा या बहुत ऊंचा नहीं रखता। एलिस बहुत पुराना गेम, और होराइज़न ये ठीक से चल सकता है, लेकिन मेरे लिए यह भयानक लगता है इस हद तक कि मैं इसे खेलना नहीं चाहता। विचर से चलता है,
ये भी एक ऐसा गेम है जो बहुत अच्छे से चलता है, ये देखते हुए कि ये कैसा दिखता है, उम्मीद से बेहतर। और साइबरपंक फिर से उन गेम्स में से एक है जो थोड़ा ख़राब चलता है। मेरे लिए लगभग 40 से 50 फ्रेम, स्टीम डेक पर सबसे निचले सेटिंग्स पर फ्रेम जनरेशन के साथ। इसकी मूल रिजोल्यूशन पर लगभग, तो इन गेम्स में से कई मैं बस देखना चाहता था इसके बारे में बात करते हुए, बस ये ठीक से नहीं चलते। और मेरे लिए ये एक बड़ा समस्या है, ये देखते हुए कि नए गेम्स आ रहे हैं जिन्हें मैं देखना चाहता हूँ। उदाहरण के लिए स्टॉकर 2 जैसी चीज़ें। इसे खेलने की कोशिश भी मत करो क्योंकि तुम लगभग आधे घंटे बर्बाद करोगे इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए। उदाहरण के लिए विंडोज़ पर शेडर्स, और फिर आपको बस एक भयानक अनुभव मिलेगा। यहाँ इसे चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा, उस सूची से आप शायद ये अनुमान लगा सकते हैं कि पुराने गेम्स और इंडी गेम्स, जाहिर है जैसे मैंने उल्लेख किया, बहुत अच्छे से चलते हैं। ए टाइटल्स उनमें से बहुत से नए ए टाइटल्स नहीं हैं, और मैं नहीं, इसमें नए गेम्स को भी शामिल नहीं किया गया, जैसे कि हॉगवर्ट्स या ऐसा कुछ। हॉगवर्ट्स एक मज़ेदार टाइटल होता जिसे तरह चलते फिरते खेला जा सकता था, लेकिन ये बस यहाँ पर अनुभव बहुत अच्छा नहीं है। और इस वीडियो बनाने का मेरा कारण उन लोगों के लिए है जो सीमित संस्करण खरीदने में रुचि रखते हैं। जहाँ मैं हूँ वहाँ अब 3 दिसंबर है और ये अभी भी बेचा जा रहा है, क्योंकि कम से कम पोलैंड में मुझे लगता है लोग इसमें उतने रुचि नहीं रखते। मुझे लगता है कि हम अधिकतर मूल्य की तलाश कर रहे हैं हमारे पैसे के लिए, और तो मुझे मूल रूप से मूल्य के हिस्से की ओर ले जाता है। ये देखते हुए कि इसने मुझे $3,250 PLN खर्च किए, मैं इसे स्टीम पर वापस करने की कोशिश कर रहा हूँ और वे ज़ाहिर तौर पर टर्न कर रहे हैं, तो वहाँ कोई समस्या नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरा पैसा इसमें लगाया गया था, मैं रॉक जैसी चीज़ खरीदने से चूक गया। अली एक्स के लिए 50 PLN और 50 PLN लगभग $12 के बराबर है अमेरिकियों के लिए। तो आप शायद पहले से ही बता सकते हैं। अली एक्स, अगर आपने नहीं देखा है तो ये स्टीम डेक की पेशकश की तुलना में एक काफ़ी बेहतर संस्करण है, लेकिन इसमें OLED डिस्प्ले नहीं है। लेकिन इसके पास जो डिस्प्ले है वह वास्तव में अच्छा है। मुझे व्यक्तिगत रूप से ये बहुत पसंद है। ये कितना अच्छा, स्पष्ट, उज्ज्वल और जीवंत है। तो इस एक बहुत अच्छा डिस्प्ले है। तो ऐसे ध्यान में रखते हुए उस डिस्प्ले की रिजोल्यूशन भी अधिक है और रिफ़्रेश रेट भी अधिक है। यह हैंडहेल्ड खुद आपको बेहतर प्रदर्शन देता है क्योंकि यह AMD Z1 एक्सट्रीम प्रोसेसर का उपयोग कर रहा है। तो इसमें मूल रूप से एक 780 GPU है जो हमारे पास है उससे कहीं बेहतर प्रदर्शन करता है। मुझे इन अधिकांश खेलों को खेलने की अनुमति देता है जिन्हें मैं यहाँ चलाने में संघर्ष कर रहा था, बुनियादी रूप से आसानी से, तो उसी पैसे के लिए। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो T300 मैंने उल्लेख किया था वह किसी से सेकंड हैंड ख़रीदने का था, लेकिन एक नया कंसोल है, तो लोगों के पास उस डिवाइस पर बहुत अधिक उपयोग करने का समय नहीं था। तो आप लगभग एक नया डिवाइस उसी कीमत पर ख़रीद रहे हैं। और MSRP पर अगर हम देख रहे हैं कि लोग या दुकानें क्या पेश कर रही हैं, तो हम 350 से लेकर 4 से 5 हज़ार तक की बात कर रहे हैं। उस समय ये इसके लायक नहीं है, मुझे ये मानना पड़ेगा, लेकिन लगभग 3,300 की कीमत पर ये एक शानदार विकल्प है। और हाँ, मुझे कहना पड़ेगा, अगर आप अभी एक डिसेंट हैंडहेल्ड की तलाश कर रहे हैं 2024 के अंत में 2025 की शुरुआत में, तो आपके पास 2 विकल्प हैं। मैं ROG Ally X लेने की सिफारिश करूँगा अगर आप इसे लगभग इसी कीमत पर पा सकते हैं जो 1 टेराबाइट स्टोरेज और अधिक रैम के साथ आता है। तो शायद ROG Ally लेना बेहतर होगा। अगर आप SD कार्ड का उपयोग करने की योजना नहीं बना रहे हैं, क्योंकि वे मूल रूप से जल जाएंगे, क्योंकि यह एक ख़राब संस्करण है जिसमें समस्याएं थीं, जैसे कि मूल रूप से वेंट SD कार्ड को गर्म करना और बस उन्हें जला देना। लेकिन यह देखते हुए कि आप उस तरह का डिवाइस प्राप्त कर सकते हैं जो मैंने देखा है, इस सफ़ेद संस्करण के स्टीम डेक की कीमत का आधे भी कम है, जो फिर से शानदार विकल्प है। हालांकि बैटरी के मामले में यह यहाँ जो हमारे पास है उससे ख़राब होगा। LAX को बेहतर बैटरी लाइफ देगा। यह सबसे अच्छा विकल्प आप शायद अभी चुन सकते हैं वह है कि अभी कुछ भी न खरीदें। हम मूल रूप से 2025 के अंत में हैं और नए हैंडहेल्ड्स आने वाले हैं।
या तो AMD का Z2 Extreme जो वास्तव में एक शानदार अपग्रेड होगा, या AI9 Ryzen या जो भी इसे कहा जाता है, HX 370 या जो भी था। मुझे ठीक से नाम याद नहीं है क्योंकि वे बदल गए हैं और वे फिर से थोड़े अजीब हैं, लेकिन इनमें से दोनों मूल रूप से नए प्रोसेसर और हैंडहेल्ड्स होंगे, और ये पहले से मौजूद Z1 उदाहरण के लिए एक्सट्रीम से बेहतर प्रदर्शन देंगे। और जाहिर है ये बस उन कंपनियों को बदलने जा रहा है जो पहले पेश कर रही थीं, जैसे Asus के ROG Allies या Ally X। हम शायद Ally 2 की उम्मीद कर सकते हैं, और जाहिर है जो मैं केवल उम्मीद कर सकता था वह तार्किक विकल्प होगा। वे बैटरी का आकार बनाए रखेंगे, लेकिन उसमें जाहिर है प्रोसेसर या APU में सुधार किया गया है, और बस इसे समान कीमत पर Ally के लिए बदल दिया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये एक शानदार अपग्रेड होगा, और इस मानसिकता में अभी ROG Allies के जीवन चक्र के अंत में उसे लेना भी तार्किक नहीं होगा। तो अगर आप अभी तुरंत एक लेने के लिए बहुत ज़्यादा अड़े हुए नहीं हैं और आपको स्ट्रीम डेक की इतनी परवाह नहीं है, विशेषकर अगर आप अधिक शक्ति चाहते हैं, आप आजकल बहुत बेहतर स्पेसिफिकेशंस के साथ कुछ अन्य विकल्प ले सकते हैं। और 2025 में हैंडहेल्ड्स की संख्या वास्तव में केवल बढ़ेगी, और मैं शायद यह अनुमान लगाऊंगा कि यह 2025 की शुरुआत में बहुत जल्दी होने वाला है। आपको बड़े ब्रांड्स जैसे मैंने कहा Asus या Lenovo से बहुत अधिक विकल्प मिल रहे हैं। MSI भी नए इंटेल प्रोसेसर के साथ Claw 8 पेश करेगा। कागज़ पर बहुत अच्छा लगता है, ये भी एक शानदार विकल्प होगा। और शायद स्ट्रीम भी कुछ नया पेश करेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा यह एक अंत जीवन डिवाइस की तरह लगता है। तो मैं बस इंतज़ार करने की सलाह दूंगा और नए डिवाइस के आने का इंतज़ार करें, क्योंकि वे पहले ही आना शुरू हो गए हैं। लेकिन बड़े खिलाड़ियों का इंतज़ार करें बाज़ार के दौरान, और शायद फिर पुराने वाले चुनें, जैसे कि संभवतः स्ट्रीम डेक को छूट पर, या ROG Allies या Lenovo को छूट पर, या नया वाला लें। बुनियादी तौर पर वे इसे MSRP पर बेचेंगे। तो यही मेरी सोच है। आम तौर पर मुझे लगता है कि यह डिवाइस बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन है। ये अभी पर्याप्त शक्ति नहीं दे रहा है, जैसे कि यह अब पुराना हो गया है। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो मददगार लगा, मेरी बात थोड़ी जानकारी पूर्ण लगी, और मैं बस आपको इस डिवाइस का उपयोग करने का अपना अनुभव बताना चाहता था, और बस थोड़ी सी निराशा। लेकिन अगर आपको यह मददगार लगा तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, और देखने के लिए धन्यवाद।